इतिहास की पन्नों में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो एक युग का अंत और दूसरे का आरंभ दर्शाते हैं। 11 मार्च 1689 ऐसा ही एक दिन था। रायगढ़ से लेकर सातारा तक, महाराष्ट्र की पहाड़ियों से लेकर समुद्र तटों तक हर मराठा के दिल में एक ही खबर गूंज रही थी। छत्रपति संभाजी महाराज, वह अदम्य योद्धा जिसने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे। औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का सर्वशक्तिमान बादशाह, विजय की मुस्कान लिए अपने शिविर में बैठा था। उसने सोचा था कि संभाजी की मृत्यु के साथ ही हिंदवी स्वराज्य का सपना चकनाचूर हो गया है। मराठों की कमर टूट चुकी है और अब वे कभी वापस नहीं उठेंगे। लेकिन इतिहास ने हमेशा एक बात साबित की है, मराठा मिट सकते हैं, झुक नहीं सकते। और संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठों के हृदय में ऐसी ज्वाला प्रज्वलित की जिसने न केवल मुगल साम्राज्य को चुनौती दी बल्कि उसे झुका भी दिया। यह कहानी है अदम्य साहस की, अटूट विश्वास की और एक ऐसे संघर्ष की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। 1689 की वह काली रात, जब संगमेश्वर के पास एक छोटे से मंदिर में संभाजी महाराज ठहरे थे। उनके साथ थे उनके विश्वासपात्र कवि कलश। दोनों नहीं जानते थे कि आज उनकी नीति का फैसला होने वाला है। मुगल सेनापति मुकर्रब खान और गणेश भट्ट बर्वे के विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को घेर लिया गया। इस छोटी सी जगह पर भी संभाजी ने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही मुगल सैनिकों से लोहा लिया। एक एक करके दर्जनों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद भी अंत में संख्याबल के आगे उन्हें बंदी बना लिया गया। औरंगजेब के सामने खड़े संभाजी ने अपना सिर कभी नहीं झुकाया। बादशाह ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया, इस्लाम कबूल करो और अपनी जान बचा लो। लेकिन संभाजी का जवाब था, तुझे तेरा मजहब मुबारक और मुझे मेरा धर्म प्यारा। मेरा सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के सबसे क्रूरतम पृष्ठों में दर्ज है। संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकाल दी गईं। उनकी जीभ काट दी गई। उनके अंग प्रत्यंग काट दिए गए। और 40 दिनों तक निरंतर यातनाओं के बाद 11 मार्च 1689 को उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया गया। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। रायगढ़ दुर्ग, जो मराठों की राजधानी था, चारों ओर से मुगलों से घिर चुका था। राजमाता येसुबाई और युवराज शाहू को बंदी बना लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि मराठा साम्राज्य का अंत निकट है। लेकिन इतिहास के इन अंधेरे क्षणों में एक नया नेतृत्व उभरने वाला था, छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजाराम महाराज। 19 वर्षीय राजाराम महाराज के कंधों पर एक पूरे साम्राज्य का भविष्य था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतने कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व करना होगा। मराठा सरदारों ने एक साहसिक योजना बनाई। राजाराम महाराज को रायगढ़ से निकालकर मुगलों की आंखों से बचाते हुए दक्षिण भारत के जिंजी किले में पहुंचाना था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर मुगल सैनिक। लेकिन राजाराम महाराज और उनके साथियों ने भेष बदलकर, कभी साधु बनकर, कभी व्यापारी बनकर इस असंभव यात्रा को संभव किया। और अंततः अक्टूबर 1689 में राजाराम महाराज जिंजी पहुंचे। तमिलनाडु में स्थित यह भव्य किला अब मराठों की अस्थायी राजधानी बन गया। यहीं से शुरू हुआ मराठों का प्रतिरोध। राजाराम महाराज ने एक साहसिक फैसला लिया। मुगलों के खिलाफ सीधे युद्ध करने के बजाय उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने अपने दो सबसे योग्य सेनापतियों को चुना, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। ये दोनों सेनापति मराठा इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में से थे। उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर, अचानक हमला करके और फिर जंगलों में गायब होकर मुगलों को परेशान करना शुरू किया। संताजी और धनाजी की इस रणनीति ने मुगल सेना को हैरान कर दिया।
जो सेना खुले मैदान में युद्ध करने की आदी थी, वह अब पहाड़ों और जंगलों में भटक रही थी। औरंगजेब ने अपने सबसे अनुभवी सेनापति जुल्फिकार खान को जिंजी भेजा। 1690 में जिंजी के किले की घेराबंदी शुरू हुई, जो अगले 8 वर्षों तक चली। यह दुनिया के इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक थी। मुगलों को उम्मीद थी कि जल्द ही मराठे आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन राजाराम महाराज और उनके साथियों ने 8 वर्षों तक मुगलों को रोके रखा। और फिर 1698 में एक और चौंकाने वाला कदम। जब मुगलों को लगा कि जिंजी अब गिरने वाला है, राजाराम महाराज ने फिर से भेस बदलकर मुगल सेना को चकमा देकर जिंजी से बाहर निकलने में सफलता हासिल की और सातारा लौट आए। यह मराठों की एक और बड़ी रणनीतिक जीत थी। मुगलों ने जिंजी को जीत तो लिया, लेकिन वे असली लक्ष्य राजाराम महाराज को पकड़ने में नाकाम रहे। अब मराठों की नई राजधानी सातारा बन गई थी। महाराष्ट्र में मराठों का प्रतिरोध और भी तेज हो गया। हर गांव, हर किला, हर पहाड़ी अब मुगलों के लिए एक चुनौती बन गई थी। 2 मार्च 1700 मराठों के लिए एक और काला दिन। राजाराम महाराज का निधन हो गया। 11 साल के छोटे से राजकुमार शिवाजी द्वितीय अब नए छत्रपति थे। मुगलों को लगा कि यह आखिरी मौका है मराठों को कुचलने का। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसी महिला का उदय हुआ, जिसने न केवल मराठा साम्राज्य को बचाया, बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महारानी ताराबाई। ताराबाई ने अपने पति के निधन के बाद अपने 11 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और स्वयं साम्राज्य की बागडोर संभाली। लेकिन वे सिर्फ एक संरक्षिका नहीं थीं, वे एक योद्धा थीं। ताराबाई ने अपने पिता मुल्हरजी इंदुलकर से युद्ध कौशल सीखा था। वे खुद घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरती थीं। उनके नेतृत्व में मराठों ने रक्षात्मक रणनीति छोड़कर आक्रामक रणनीति अपनाई। ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने न सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि गुजरात, मालवा और कर्नाटक में भी मुगलों पर हमले तेज कर दिए। मुगल प्रांतों पर छापे मारकर खजाने लूटे जाने लगे, जिससे मुगल सेना का वेतन देना भी मुश्किल हो गया। मुगल साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी। लंबे अभियान से मुगल सेना थक चुकी थी। दक्षिण भारत की गर्मी, बरसात और भौगोलिक चुनौतियों से वे जूझ रहे थे, और ऊपर से मराठों के लगातार हमले। 1705 में जब मुगल सेनापति तरबियत खान ने पुणे पर आक्रमण किया, ताराबाई ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। इसी वर्ष मराठों ने गुजरात और खानदेश में भी मुगलों को बड़ी हार दी। इन लगातार विफलताओं ने औरंगजेब के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाला। एक समय का शक्तिशाली बादशाह अब थका हुआ और निराश था। आखिरकार 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य उत्तराधिकार के संघर्ष में फंस गया। उसके बेटे आपस में लड़ने लगे। यह मराठों के लिए सुनहरा अवसर था। ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने एक एक करके अपने खोए हुए इलाके वापस जीत लिए। 1713 तक छत्रपति शाहू महाराज की रिहाई के साथ मराठा साम्राज्य फिर से अपनी पूरी शक्ति में आ गया था। संभाजी महाराज के बलिदान से शुरू हुआ संघर्ष अब एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। मराठा साम्राज्य अब केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में फैल रहा था। 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली से चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार हासिल कर लिया, जिससे मराठों को मुगल प्रांतों से कर वसूलने का आधिकारिक अधिकार 1720 के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने अभूतपूर्व विस्तार किया। उनके प्रसिद्ध शब्द थे, दिल्ली चलो, जो उनके महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दर्शाते थे। 1737 में मराठों ने दिल्ली के दरवाजे तक अपना झंडा पहुंचा दिया। 1758 में राघुनाथराव और दत्ताजी शिंदे के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली, लाहौर और मुल्तान पर अधिकार कर लिया।
मराठा सरदारों होलकर, शिंदे, गायकवाड़ और भोंसले ने क्रमशः मालवा, ग्वालियर, बड़ौदा और नागपुर में अपनी रियासतें स्थापित कीं। मराठा साम्राज्य अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। इस अद्भुत संघर्ष ने साबित किया कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। संभाजी महाराज की शहादत, राजाराम महाराज का साहस और ताराबाई की वीरता ने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। मराठों की अद्भुत संघर्ष गाथा हमें सिखाती है कि साहस, दृढ़ संकल्प और स्वाभिमान से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। जब संभाजी महाराज को वीरगति मिली, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस त्रासदी से मराठा साम्राज्य पुनः उठ खड़ा होगा। इतिहास हमें याद दिलाता है कि कभी कभी अंधकार के बाद ही सबसे तेज प्रकाश आता है। संकट के समय में उठने वाले नेतृत्व, एकजुटता और अपनी विरासत के प्रति प्रतिबद्धता ही किसी साम्राज्य की असली ताकत होती है।